हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट करी थी रिगार्डिंग केएस एंड आईएएस। तो अपने स्टूडेंट्स को हम बताना चाहेंगे कि कल हमने इसका पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड किया। आज हम इसी का दूसरा लेक्चर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपको कल के बारे में पढ़ाते हैं कि कल क्या हमने पढ़ा था। यानी हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश कैसे यहाँ पे आता है, ब्रिटिश से पहले भी कौन कौन जो थे वो यहाँ पे आए थे, पुर्तगीज, डच, डेनमार्क, फ्रेंच, बाकी जो भी है वो यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश इनमें से तीसरा था जो यहाँ पे आया था, ठीक है। इसके बाद फ्रेंच भी आता है ब्रिटिश के बाद। तो बहुत सारे ऐसे आते हैं जो आते हैं यहाँ पे यूरोपियन पावर्स। लेकिन वहां पे जब उन्होंने चार्टर लिया था क्वीन एलिजाबेथ से, तो चार्टर में क्या लिखा था? चार्टर में उनको ये मिला था कि आपको बस सोल ट्रेडिंग का राइट मिलेगा, यानी यूरोप से इंग्लैंड से कोई और कंपनी नहीं जाएगी एशिया या इंडिया जहां पे आप क्या करोगे काम, जहां पे आपको वो एज ए कंपटीशन देंगे, ठीक है। तो बस आप ही सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ इंडिया जाएगी या एशिया जाएगी, बाकी इंग्लैंड से कोई और कंपनी नहीं जाएगी। तो कल हमने कहां पे छोड़ा था? हमने आपको बताया था कि अगर कंपटीशन में, लेकिन अब तो वहां पे कंपटीशन अपने लोगों का नहीं था, कंपटीशन दूसरे लोगों का था। दूसरे लोग कौन थे? पुर्तगीज थे, डच थे, फ्रेंच थे, ठीक है। इन लोगों का कंपटीशन था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने समझा कि इस कंपटीशन को दफा कराने के लिए, दूर करने के लिए, खुद ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहां के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन करना है। हमने खुद यहां पे पॉलिटिकल अफेयर्स में आना है, ठीक है। तो ये उन्होंने सोचा, क्योंकि जब भी किसी रीजन का लोकल रूलर इनको इजाजत देता यहां पे ट्रेडिंग करने का या उनको सपोर्ट करता, तो ऑब्वियसली फ्रेंच या डच या पुर्तगीज उनको तो यहां से निकलना था, क्योंकि लीडर का जिनका सपोर्ट होता ऑब्वियसली वही तो सिकंदर होते, वही तो ज्यादा ट्रेड यहां पे करवाते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ट्रेड के साथ आर्म्स रखे, यानी गनमैन रखे, शिप्स में गन्स रखे, ठीक है, गनमैन रखे, मिलिट्री रखे, और फोर्टिफिकेशन कराया। मैंने आपको कल भी बताया यहां तक कि फोर्टिफिकेशन एक जबरदस्त टर्म है। क्या होती है फोर्टिफिकेशन? कल भी मैंने आपको बताया। तो किसी ने कमेंट में लिखा था कुछ और, लेकिन वो सही नहीं है। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी टेरिटरी में आते हो और चाहते हो कि इस टेरिटरी को हम अपने ये जो है दूसरे राइवल से इसको महफूज रखे, तो आप या तो वॉल बिल्ड करते हैं या तो बिल्डिंग्स बनाते हैं ताकि इसमें आर्मी में अंदर रहे, या पूरा का पूरा वॉल बनाते हैं, यानी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं एक तौर पे, ताकि आपको इसके अंदर, फिर यानी बाहर से आप तो कंस्ट्रक्शन किया, इसके अंदर आपको रूल करना है या इसके अंदर आपको अपना इंटरवीन करना है। उसी को तो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। या कोई कोई बुक ऐसी लिखती है फोर्टिफिकेशन में ये बिल्डिंग्स बनाते थे, उनमें आर्मीज रखते थे और ऑफिशियल्स भी उनमें होते थे ताकि उनको हिफाजत मिले, ठीक है बेटा। तो ये लोग क्या करते थे अब काम, ये ट्रेड करते थे विद आर्म्स के साथ, फोर्टिफिकेशन बनाने शुरू किए ताकि खुद को सिक्योर किया, ठीक है। क्योंकि ट्रेड करना था, दुश्मन थे, तो ऑब्वियसली आर्म्स साथ रखने थे, फोर्टिफिकेशन तो करनी ही थी, ठीक है, ओके। लेकिन इस आर्म्स के साथ और फोर्टिफिकेशन बनाने के साथ साथ इनको कन्फ्लिक्ट हुआ लोकल रूलर्स के साथ। देखो बेटा, लोकल रूलर क्यों? मैंने आपको कल भी बताया, जब औरंगजेब साहब का इंतकाल होता है यहां पे, तो वो क्या करते हैं, इसके बाद जो भी नवाब्स होते थे, जो भी गवर्नर्स होते थे, सूबेदार्स होते थे, यानी जो भी लोकल उनका रीजन होता था, वो समझते हैं कि हमारा इलाका है अब, यानी अब किसी का कोई रोल ही नहीं इसमें, अब हम खुद अपने इलाकों को संभालेंगे, खुद अपने रीजन को संभालेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इनको, ब्रिटिश को इन लोगों के साथ, यानी जो लोकल रूलर्स थे, इन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। इन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। क्यों कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ये हम पूरे लेक्चर में आज के पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या समझा, उन्होंने समझा कि ब्रिटिश ने समझा कि अगर हमें यहां पे ट्रेड करना है तो हमने पहले पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन करना है, हमने पहले लोकल रूलर्स को अपने वश में करना है, अपने यानी उनको लालच देनी है, उनको अपने कब्जे में करना है, उनको ऐसे पुपेट रखना है। पुपेट तो आप सबको पता ही होगी, यानी पुपेट रखना है उनको, पुपेट तो पता ही होगी सबको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब अगर हम बात करते हैं यहां पे इस चीज को समझाने के लिए कि कैसे ब्रिटिश ने लोकल रूलर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया,
और क्यों वो चाहते थे कि हम पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन करें, क्यों वो चाहते थे कि हम पुपेट्स रखें, क्यों वो चाहते थे, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे बंगाल में क्या हुआ बेसिकली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनती है, यहां आती है, तो इन्होंने क्या किया, बंगाल में पहले ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब हम बंगाल में ही एज एन एग्जांपल देखेंगे कि उन्होंने क्या किया वहां पे। ओके, उनकी जो पहली फैक्ट्री होती है, यानी जो पहली फैक्ट्री, देखो पहले तो आते थे ट्रेड करने, ठीक है, उनके 50-60 बंदे आए, उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो लेकिन फैक्ट्री कब बनी, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री है, यानी जो उनकी फर्स्ट फैक्ट्री है, वो रिवर हुगली पे बनी। हुगली कहां पे है, वेस्ट बंगाल में, आज के वेस्ट बंगाल में। रिवर हुगली भी वहीं पे है। तो हुगली एक जगह है वहां पे, उसी के किनारे पे उन्होंने 1651 में फर्स्ट फैक्ट्री बनाई, यानी अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने 1651 में बनाई वहां पे। कहां पे, हुगली में, ठीक है। हुगली कहां पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। क्यों रिवर हुगली, मैंने रिवर क्यों बताया, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया ना कि शिप्स आने जाने होते थे ना, तो रिवर से ही वो कैरियज, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, तो शिप ही थे उस टाइम के। इसी वजह से रिवर हुगली पे उन्होंने एक बेस बनाया, उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। कब, डेट इंपॉर्टेंट है, 1651 में, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा, 1651 में। ओके, और अब जब यहां के उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, तो अपनी बेस भी बनाई जहां पे रहते थे, ठीक है। कौन कौन रहते थे वहां पे रहते थे इनके वेयर हाउसेस, यानी इनके गुदाम्स, यानी जितने भी ये ट्रेड करके दिन में लाते थे, या हफ्ते में, या एक महीने में, या एक साल में, वो तो हम इसी बिल्डिंग में ये रखते थे, जो ये बेस बनाई उन्होंने, जो ये फैक्ट्री बनाई उन्होंने, ठीक है। और इसमें कौन रहते थे, इसमें रेजिडेंट, यानी जो इनके ऑफिशियल्स होते थे, इस कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते थे, वो भी इसी फैक्ट्री में रहते थे, वो भी इसी में रहते थे, ठीक है, इसी बेस में रहते थे, ठीक है। और आपको एक जबरदस्त टर्म यहां पे याद रखना है, दैट इज फैक्टर। सर फैक्टर क्या चीज होती है, तो फैक्टर बेटा जो कंपनी के ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर हुआ करते थे, उन्हीं को नाम दिया गया था फैक्टर्स, यानी जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे उनको नाम पड़ा था फैक्टर्स, ठीक है ना बेटा। तो ये जो ये फैक्टर्स थे, अब ये क्या करते थे, मैंने आपको बताया, वेयर हाउस में क्या करते थे, गोदाम्स बनाते थे, और वहीं पे क्या अपना प्रोडक्ट स्टोर करते थे। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी थे, वो भी यहाँ पे एज ए रेजिडेंट रहते थे, यानी वहीं पे अपना ठिकाना भी उनका वहीं पे था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले जो उनकी कंपनी है, सॉरी फैक्ट्री है, वो कहां पे बनी, वो बनी हुगली में। कब, 1651 में। ओके बेटा, गुड, यहां तक समझ आया, आई होप कि आपको समझ आया होगा। लेकिन 1696 में उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया, लेकिन कहां पे, अराउंड देयर सेटलमेंट। देखो बेटा, उनकी अपनी सेटलमेंट, उनकी फैक्ट्री, उनकी बेसिस, मैंने आपको बताया ना, एक तो वहां पे उनके ऑफिशियल्स भी रहते थे, वहां पे ट्रेडर्स भी रहते थे। लेकिन अब जब ये रहते थे वहां पे, तो ऑब्वियसली राइवल्स भी थे, दुश्मन भी थे। दुश्मन कौन था, दुश्मन फ्रेंच था, दुश्मन पुर्तगीज था, दुश्मन डच था, दुश्मन डेनमार्क था, ठीक है ना बेटा। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि अगर हम अपनी बेसिस बनाएंगे, हम इसमें रहेंगे, इसके साथ साथ हमें फोर्टिफिकेशन भी करनी है इस सेटलमेंट के अराउंड, यानी इस बिल्डिंग के अराउंड इन्होंने फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया, ठीक है। अपनी सेटलमेंट 45, मैंने आपको यहां पे बताया 45, यानी इन्होंने यहां पे दीवार बनाने स्टार्ट किए, बिल्डिंग्स बनाने स्टार्ट की, ताकि उनमें आर्मीज रहे, ठीक है ना बेटा, ताकि उनमें आर्मीज रहे, इन बिल्डिंग्स में आर्मीज रहे, और ये इनको ये जो यहां पे ये रहते थे उनको सिक्योर करे, ठीक है। तो अपने सेटलमेंट को सिक्योर करने के लिए उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया, फोर्टिफाई बनाया, ठीक है। कब, 1696 में जाके। ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट है, ये आपको अब याद रखना है। अब क्यों कंट्रोवर्सी हो गई, यानी यहां जहां पे ये रहते थे उनके इर्द गिर्द उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया, खुद को सिक्योर करने के लिए, राइवल से सिक्योर करने के लिए, ठीक है ना बेटा। और 1697 यानी 2 साल बाद अब तो उन्होंने सिक्योर किया, आर्म्स भी साथ में रखते थे, यानी गन, बाकी चीज वो तो साथ में ये लोग रखते थे। अब फोर्टिफिकेशन भी करना स्टार्ट किया, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। लोकल लीडर जो थे, रूलर जो थे, उनका साथ भी जरूरी था। क्या पता फॉर एग्जांपल मुगल फ्रेंच के साथ मिलते तो ये वाइप आउट करा दी ब्रिटिश को। तो उन्होंने क्या सोचा, बड़े चालाक थे अंग्रेज लोग, तो उन्होंने सोचा कि हम मुगल एम्परर्स जो है उनको अपने वश में करते हैं, मुगल एम्परर्स को अपने कब्जे में करते हैं, मुगल एम्परर्स को हम अपने दोस्त बनाते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने वही किया। मुगल एम्पर कैसे फंस गए, वो रिश्वत देके फंस गए। तो ब्रिटिश ने यहां पे उनको रिश्वत दिया, ब्रिटिश ने उनको रिश्वत दिया, मुगल एम्परर्स को रिश्वत दिया, और बदले में मुगल एम्परर्स ने उनको क्या दिया, जमींदारी राइट्स, कहां के 3 विलेजेस के जमींदारी राइट्स दिए।
यानी मुगल एम्परर तो बिक गए, और साथ ही साथ में ब्रिटिश को 3 विलेजेस का जमींदारी राइट भी दिया। यानी बोला गया कि अब जहां पे आप ये जमीन भी यानी जमीन को भी आप खुद कल्टीवेट कर सकते हो, इस जमीन को आप खुद यहां से प्रोड्यूस कर सकते हो, इसके दीवानी राइट्स सब कुछ दिया इन 3 विलेजेस का। इन 3 विलेज में एक महत्वपूर्ण विलेज था, दैट वाज कालीकाटा। देखो बेटा, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं करता हूं, टाइम उसका नाम ही था कालीकाटा, आज जाके कोलकाता बन गया है, ठीक है, तब जाके कालीकाटा ही नाम था। तो इन 3 बदनसी विलेजेस में एक विलेज कलकत्ता भी था, जहां पे फर्स्ट टाइम पे मुगल्स ने क्या किया, इन अंग्रेजों को यहां पे राइट दिया कि अब आप जमींदारी भी कर सकते हो यहां पे, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि अभी तक तो नहीं बताया, अब बताऊंगा कि बूंद बूंद से ही समंदर तो बनता है। ये तो मैंने नहीं बताया, ये तो सब बताते हैं। और अगर आप आज यूपीएससी की तैयारी करोगे, केएस की तैयारी करोगे, धीरे 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 आप इस मुकाम पे पहुंचोगे कि आप यूपीएससी और केएस वालों को पढ़ाओगे। तो बेटा कैसे पॉसिबल है, जब आपने धीरे धीरे 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, ठीक है। तो इसी वजह से तो यूपीएससी भी क्वालिफाई होगा, इसी वजह से आप मास्टरी भी गेन कर पाओगे। तो यहां, लेकिन कहने का मीनस क्या है, कहने का मीनस है कि बूंद से ही समंदर बनते हैं, छोटी छोटी बूंद से ही समंदर बनते। तो इसी तरह से पहले 3 विलेजेस, लेकिन बाद में कुछ 40 साल में पूरा एंटायर इंडिया उन्होंने अपने कब्जे में किया। लेकिन पहले तो कितना, 3 विलेजेस, फिर 40 साल में ही सारा का सारा इंडिया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, 70% ऑफ इंडिया, 80% ऑफ इंडिया गॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, ओके। इसके बाद औरंगजेब साहब ने क्या किया, इनको फरमान जारी किया। फरमान क्या होता है, अब यहां पे कंफ्यूज नहीं करना, फरमान होता है जब ये शाही नामा यानी शाही आर्डर होता था, यानी औरंगजेब, यानी तब जाके मुगल्स थे या दिल्ली सल्तनत थी, ये लोग क्या करते थे काम, एक यहां पे होती थी, एक डॉक्यूमेंट होता था, उसको शाही फरमाना कहते थे। उस डॉक्यूमेंट पे सील हुआ करती थी मुगल्स की, और उस फरमान, उस पे लिखा होता था कि फरमान क्या है, उस पे सील हुआ करती थी। तो यही सील औरंगजेब ने भी डाली, ठीक है, यही सील औरंगजेब ने डाली। और किस पे, किस स्टेटमेंट क्या था, वो था फरमान। और वो स्टेटमेंट क्या था कि अब ब्रिटिश जो है ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिश जो है ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो बेटा, जब यहां पे कोई ट्रेड करने आता है ना बाहर का, तो हर मुल्क में एक ड्यूटी उनपे लगती है, एक चार्जेस उनपे लगते हैं, ठीक है, एक टैक्स उनका लगता है, दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूटी, ठीक है। इंपोर्ट यानी जो आप यहां से लोगे या एक्सपोर्ट करोगे, यानी दोनों में से ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो उनको भी ड्यूटीज लगती थी, उनको भी टैक्स लगता था। लेकिन औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि अब इनको कोई भी ड्यूटी नहीं देनी है, ठीक है ना बेटा, अब इनको कोई भी ड्यूटी नहीं देनी है, यानी सोने पे सुहागा, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज बस इतना ही नहीं चाहते थे कि बस अब हम जीत गए, कि मतलब हमें ड्यूटी भी नहीं देनी है, अब हम टैक्स भी नहीं भर पाएंगे, टैक्स भी नहीं हमने देना है, यानी हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन वो लोग ज्यादा कंसेशन चाहते थे, ठीक है। लेकिन अब जब औरंगजेब ने फरमान जारी किया, बोला कि आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड है, यानी अब आपको ट्रेड में ड्यूटी नहीं देनी है, अब आपको टैक्स नहीं देना है। जो प्राइवेट ट्रेड वाले थे ना, जो कंपनी के साथ काम करते थे, वो भी चाहते थे कि हमें कोई पे ही ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि कंपनी के जो ऑफिशियल्स है, औरंगजेब ने उनको बोला ठीक है आप टैक्स मत दो, आप ड्यूटी मत दो। लेकिन जो बाकी प्राइवेट ट्रेडर्स है, जो इसी कंपनी के साथ काम करते थे, वो लोग तो भड़क गए। उन लोगों ने क्या बोला कि नहीं, हमें क्यों फिर टैक्स, हम भी तो नहीं देंगे, ठीक है। तो उन्होंने रिफ्यूज किया टैक्स देना, ड्यूटी देनी, ठीक है। और अब जाके क्या हुआ, यानी प्राइवेट ट्रेडर्स ने भी टैक्स देने से इनकार किया, ड्यूटी देने से इनकार किया, ठीक है। अब क्या होगा, अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, अल्टीमेटली नुकसान बंगाल गवर्नमेंट का होगा, अल्टीमेटली नुकसान बंगाल रेवेन्यू का होगा। क्योंकि रेवेन्यू कैसे बनता है, आपको तो पता होगी बेटा, ये जो रेवेन्यूज का फंडा होता है, ये 2 की चीज होते हैं, एक होता है बजट में 2 चीज होते हैं, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। खैर अब हम रेवेन्यू की बात करेंगे। तो रेवेन्यूज में एक तो कैपिटल रिसेप्ट से आते हैं और दूसरा रेवेन्यू रिसेप्ट से आते हैं, ठीक है। ये जो रेवेन्यू रिसेप्टर, अगर हम रिसेप्ट की बात करें तो एक तो कैपिटल रिसेप्ट और दूसरा रेवेन्यू रिसेप्ट। खैर कैपिटल रिसेप्ट को यहां पे छोड़ा, रेवेन्यू रिसेप्ट जो होते हैं ये टैक्स और नॉन टैक्स से आते हैं, ठीक है ना बेटा। अब यहां पे कंफ्यूज होंगे, सर टैक्स क्या होता है, नॉन टैक्स क्या होता है। तो टैक्स का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है
आपके इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स या गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, दैट इज आल्सो द डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है बेटा जब आप एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, बाकी बाकी ड्यूटीज जो आप अदा करते हो, पे करते हो, उनको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स क्या होता है? नॉन टैक्स होता है कि जब आपको फाइन्स लगते हैं, जब आपको चार्जेस लगते हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाओगे बिना हेलमेट के, आप स्कूटर चलाते हो तो आपको चार्जेस लगते हैं, सो दैट मीन दैट्स कॉल्ड नॉन टैक्स। सो रेवेन्यू के दो सोर्सेज होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में ड्यूटीज मैंने आपको बोले, जब ड्यूटीज ही नहीं, जब टैक्स ही नहीं, तो बंगाल के जो रेवेन्यू है उसको अल्टीमेटली लॉस होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फिर से मैं वापस जाना चाहता हूं, हम पढ़ रहे हैं कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट। यहां पे मैंने लिखा था लोकल रूलर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी बंगाल गवर्नमेंट की, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे जब उन्होंने रिफ्यूज किया टैक्स देना, तो अल्टीमेटली बंगाल गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस आया, ठीक है, उनको तो रेवेन्यूज का लॉस आया। अब हम बंगाल की बात करें तो बंगाल के लिए जानना जरूरी है कि वहां पे 3 ऐसे लोकल रूलर्स थे जो जबरदस्त मतलब इंटेलिजेंट थे, चालाक थे और जबरदस्त ताकतवर थे। एक थे मुर्शिद कुली खान साहब, दूसरे थे अलीवाड़ी खान साहब और तीसरे थे सिराजुद्दौला साहब, ठीक है। ये नवाब रह चुके हैं। दीज आर द 3 मोस्ट एफिशिएंट नवाब्स ऑफ द बंगाल, ठीक है, ऑफ दैट टाइम, ठीक है, ओके। मुर्शिद कुली खान के नाम पे ही आप वहां पे देखोगे मुर्शिदाबाद, ठीक है, वैसे बहुत सारी जगह। तो यहां पे जब रेवेन्यू ही नहीं मिला बंगाल गवर्नमेंट को, तो उन्होंने क्या किया, यानी मुर्शिद कुली खान, अलीवाड़ी खान या सिराजुद्दौला, ये एक दूसरे के बाद है। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवाड़ी खान, अलीवाड़ी खान के बाद सिराजुद्दौला। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने टाइम पे उन्होंने बोला कि आप मिंट नहीं कर सकते कॉइन्स, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह ताकत भी मिला गया था कि वो मिंट कर सकते थे कॉइन्स, यानी वो कॉइन्स बना सकते थे। लेकिन इन रूलर्स ने, लोकल रूलर्स ऑफ बंगाल ने बोला कि अब आप मिंट भी नहीं कर सकते, यानी उनको गुस्सा आया, बोला कि ये तो रेवेन्यूज भी हमें नहीं देते, हमें तो रेवेन्यूज भी नहीं आते इनसे, मतलब ये बहुत ही जल जाते थे ब्रिटिशर्स के साथ, ऑब्वियस भी था। और ये बहुत इनका बहुत यानी एक तो उनको किस बात पे इश्यू था कि आप टैक्स दो, यानी ड्यूटी फ्री ट्रेड मत करो। कौन? बंगाल के जो रूलर्स थे, नवाब्स थे, मुर्शिद कुली खान या अलीवार्दी खान या सिराजुद्दौला, वो चाहते थे कि ये टैक्स दे, वो चाहते थे कि ये मिंट कॉइन ना करे, वो चाहते थे ये फोर्टिफाई भी ना करे, फोर्टिफिकेशन भी ना करे, वो चाहते थे कि उनको कंसेशन भी ना मिले, ठीक है, ओके। क्यों ये क्लेम क्यों वो करते थे? क्योंकि ये जो बंगाल के रूलर थे ये समझते थे कि हमारी जो रेवेन्यू है, हमारी जो तिजोरी है, वो तो लॉस में जा रही है, ठीक है। और ये लोग कैसे खुद को अथॉरिटी लेते हैं कि वहां पे फोर्ट चाहा वहां पे सेटल किया, वहां पे चाहा तो वहां पे फोर्टिफिकेशन किया, ये कैसे खुद ही अपनी अथॉरिटी अपने हाथों में लेते हैं। यानी जो नवाब है वो तो कहीं के नहीं रहे, यानी उनको तो कोई पूछता भी नहीं है कि हमने फोर्टिफाई करना है, उनको तो बस एज ए पुपेट रखा है, उनको तो बस एज ए वहां पे पुपेट रखा है, खुद तो जो इनको करना है रेवेन्यूज भी नहीं देते, अपनी अथॉरिटी भी खुद जो चाहे मन में आए वो करते हैं, ठीक है। वैसे टैक्सेस भी नहीं देते हैं। तो और इसके बावजूद क्या करते हैं, ये डिसरेस्पेक्ट करते हैं नवाब्स को, बोलते हैं कि नवाब्स कौन होते हैं, ठीक है। अपने लेटर्स में जब ये जाके ब्रिटिशर्स को लेटर लिखते हैं तो उसमें डिसरेस्पेक्ट करते हैं नवाब्स को, बोलते हैं कि ये नवाब्स तो है ही नहीं कोई। और इसी के साथ साथ ये ह्यूमिलेट भी करते थे नवाब्स को। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स थे, ये सारे जो स्टेटमेंट जो थे, ये नवाब्स के स्टेटमेंट थे, यानी मुर्शिद कुली खान, अलीवार्दी खान और सिराजुद्दौला ये समझते थे कि ऐसा ऐसा होता था, यानी रेवेन्यूज भी नहीं देते, अथॉरिटीज भी ब्रिटिशर्स ने ली है, टैक्स भी नहीं देते, डिसरेस्पेक्ट भी करते और हमें ह्यूमिलेट भी करते हैं। लेकिन यहां पे ब्रिटिश की जो क्लेम थी वो क्या थी, ब्रिटिश चाहते थे कि ब्रिटिश ने उनको वापस में बोला कि यार अगर हम टैक्स नहीं देंगे, सॉरी, अगर हम ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं करेंगे तो हम अपने ट्रेड को फ्लोरिश कैसे करेंगे। अगर हम अपने ट्रेड को फ्लोरिश नहीं कर सकते तो आपको मुनाफा कैसे आएगा, आपकी जो यहाँ पे बंगाल के जो लोग हैं उनको कैसे बाकी चीजें मिलेंगी जो हम वहां से लाते हैं, सोना लाते हैं यूरोप से, बाकी बाकी या फिनिश्ड गुड्स वहां से हम लाते हैं, तो उनको कैसे मिलेगा। अगर आप हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं कर दे दोगे तो आपको कैसे ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नंबर 1 चीज, ये इनकी पहली क्लेम थी, ठीक है। दूसरी क्लेम इनकी ये थी कि वो चाहते थे कि हम विलेजेस बाय करें, ठीक है। यानी वो कहते थे कि अगर हम विलेजेस बाय नहीं करेंगे तो हम कैसे वहां से प्रोडक्ट्स उठाएंगे, हम कैसे वहां पे ट्रेड कर पाएंगे। उनकी तीसरी क्लेम ये थी कि हमने फोर्ट्स तो बनाने ही बनाना है ताकि हमने खुद को सिक्योर भी करना है, ठीक है। तो ये सारे क्लेम्स ब्रिटिश के थे, ओके। लेकिन अब जब क्लेम्स और क्लेम्स टकराते हैं तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली जंग होती है, यानी ये इनसे खफा है और ये इनसे खफा है, ब्रिटिश नवाब से खफा है और नवाब ब्रिटिश से खफा है, तो अल्टीमेटली क्या होनी है, जंग होनी है।
तो वही कुछ होता है, जंग की सूरत इख्तियार होती है, धीरे 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 जंग का माहौल बनता है। कैसे जंग का माहौल बनता है, देखो यहां पे जब नवाब होते हैं, कौन यहां पे जब नवाब होते हैं, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जब तीसरे नवाब होते, मैंने आपको 3 नवाब उसके बारे में बताया, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। तो जब सिराजुद्दौला नवाब होते हैं, क्या होता है बेसिकली, अली वर्दी खान जब इंतकाल कर पाते हैं 1756 में, तो ये ब्रिटिश जो है ये समझते हैं कि हमने अपने इस बंगाल में वो एक पुपिट होना चाहिए, यानी पुपिट के जो हमारे इशारों पे नाचे, जिसे हम कहते हैं ना पुपिट। अगर किसको नहीं पता होगी इस टर्म का माने, तो जाके गूगल पे जाके सर्च करना पुपिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो शायद कश्मीर में उसे कठपुतली कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं, तो कठपुतली कहते हैं, यानी उसको वो कठपुतली होती है एक ऐसी, जैसे ये डॉल जैसी होती है, तो उसको हमने हाथों में रस्सी होती है हमने, तो हम उसको नचाते हैं, जैसे हम चाहे वैसे नचाते हैं उसको। तो बिल्कुल अंग्रेज लोग भी ये समझते हैं कि हमने यहाँ पे बंगाल में एक ऐसा नवाब आना चाहिए जो हमारे हाथ इशारों पे नाचे, जिसे हम जो कहें वो ही करना चाहिए, ठीक है। तो जब अली वर्दी खान यहाँ पे इंतकाल करते हैं, तो कौन आते हैं, सिराजुद्दौला आते हैं। और सिराजुद्दौला जब आते हैं, तो सिराजुद्दौला क्या करते हैं काम, ये अपने साथ 30,000 सिपाही, 30,000 आर्मी मैन अपने साथ लेते हैं। कहां जाते हैं, कासिम बाजार। कासिम बाजार कहां पे, बंगाल में ही है, ठीक है। कासिम बाजार में उस टाइम कहां क्या थी, इंग्लिश फैक्ट्री थी, ठीक है। यानी 30,000 सिपाही कौन लेता है, सिराजुद्दौला अपने साथ 30,000 सिपाही लेता है, और कासिम बाजार में जो इंग्लिश की फैक्ट्री थी, वहां जाके उनको, जो वहां पे ऑफिशियल्स थे, उनको कैप्चर करते हैं, ठीक है। और जो इनका गोदाम था उसको ताला लगाते हैं, और जो उनकी आर्मी मैन थी उसको डिसआर्म करते हैं, उनसे हथियार छीनते हैं, और जो इनके शिप्स थे उनको ब्लॉक करते हैं, और इसके बाद मार्च करते हैं कलकत्ता फोर्ट की तरफ, ठीक है। और जब कलकत्ता फोर्ट की तरफ मार्च करते हैं, तो वहां से ये फोर्ट, कलकत्ता फोर्ट को भी अपने कब्जे में करते हैं। कौन, सिराजुद्दौला। बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट रूलर थे, बहुत ही ज्यादा ताकतवर रूलर थे। लेकिन अब जब अंग्रेज ये सुनेंगे कि ओ सिराजुद्दौला यहाँ पे आए हैं, कलकत्ता फोर्ट भी कब्जे में किया, हमारे वेयर हाउस को भी ताला लगाया, हमारी आर्मी मैन से भी हथियार छीने, हमारे आर्मी मैन को भी जेल किया, तो वो लोग क्या चुप बैठेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो उस टाइम के सरगना होते हैं अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 में क्या करते हैं, जब ये सुनते हैं ऐसा कुछ हुआ है, ये 1757 की स्टोरी में बताता हूं। तो जब ये सुनते हैं ऐसा कुछ हुआ है, तो वो मद्रास में होते हैं उस टाइम। मद्रास कहां पे है, जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं। तो तमिलनाडु में होते हैं, यानी चेन्नई में होते हैं, मद्रास में होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। वो मार्च करते हैं यहाँ कलकत्ता, ठीक है, क्योंकि कलकत्ता तो चला गया, सिराजुद्दौला ने इसको अपने कब्जे में कर दिया, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव तो चुप बैठेंगे नहीं, मद्रास में होते हैं, मद्रास से वापस आते हैं, कहां, यहां पे आते हैं। लेकिन अब यहां पे हमने समझना है कि